हेलो गाइस, सभी को हमारा नमस्कार। मैं हूं प्रोफेसर हेमंत और मेरे साथ हैं प्रोफेसर दिनेश। नमस्कार आप सभी को। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूं मार्केटिंग स्ट्रीम से और सर हैं इकोनॉमिक स्ट्रीम से। अब आज की डेट में स्टूडेंट्स को किसी टॉपिक को समझाना किसी एक मुश्किल से कम टास्क नहीं है। उसी के संदर्भ में हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हम कुछ केस स्टडीज़ पे डिस्कस करेंगे, जहाँ पे हम डिफरेंट कंट्रीज़ की इकोनॉमिक्स क्राइसिस के बारे में बात करेंगे और उस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स को हम इस वीडियो के माध्यम से समझाएंगे कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक संचालन के लिए वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ की गवर्नेंस या कौन से और अदर फैक्टर्स हो सकते हैं जो उनकी सक्सेस रेट पे या उनकी किसी भी इम्प्रूवमेंट रेट पे की फैक्टर्स ड्राइव कर सकते हैं। चलिए, इसी बारे में हमने जो सबसे पहला टॉपिक डिसाइड किया है वो है पाकिस्तान में क्राइसिस। तो वो क्राइसिस किस वजह से आया, जैसे कि आप लोगों ने सुना भी होगा, बीते दिन बहुत न्यूज़ में ये चर्चा में भी थी ये बात कि पाकिस्तान में बहुत दिनों से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, लोग सड़कों पे उतर आए हैं, आर्मी कोप अप नहीं कर रही है। तो इसके क्या रीज़न आपको लगता है सर? क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि आप दिन रात एक तो इसी टॉपिक को, इसी सब्जेक्ट को अच्छे से एनालाइज करते हैं, दूसरा आपको अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना होता है ये। सो जी, आपने भी ये चैलेंज फेस किया होगा, आपने देखा होगा कि जिस तरीके का यहाँ देहरादून में माहौल है, तो स्टूडेंट्स को केस स्टडीज़ की इंपॉर्टेंस उतनी समझ में नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो हम चर्चा करने वाले हैं, इस चर्चा से शायद कुछ ऐसा मंथन हो कि उनको ये ज़्यादा बारीकी से समझ आ सके। चलिए सर, तो चर्चा करते हैं। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में ये क्राइसिस किस वजह से आई? सबसे पहले तो मैं हेमंत सर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना नाइस इनिशिएटिव लिया कि हम डीडी कॉलेज के प्लेटफॉर्म से इस इनिशिएटिव को स्टार्ट कर रहे हैं। एंड आई अप्रिशिएट कि और टीचर्स भी और फैकल्टीज भी इन अपकमिंग ईयर्स हमारे साथ जुड़ते रहे। एंड दिस टॉपिक बहुत, आपने पहले तो टॉपिक बहुत अच्छा है एंड करेंटली इस समय पे हॉट टॉपिक है। एंड अगर हम इस टॉपिक को समझेंगे तो वी कैन एनालाइज कि पाकिस्तान की जो क्राइसिस है, क्या वो किसी और कंट्री में ऐसी क्राइसिस जनरेट ना हो। दैट इज द रिलीवेंस ऑफ दिस टॉपिक। एंड पर्सनली पाकिस्तान की अगर कंडीशंस देखें तो वैसे ब्रॉडली 3-4 फैक्टर्स में कंक्लूड करूंगा या फिर बताऊंगा एक एक करके आपको। पहला तो पाकिस्तान में वहाँ की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड द सेकेंड थिंग इज करप्शन। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी लीड टू करप्शन ऑल्सो। एंड ये एक ही पॉइंट के अंदर भी हम कह सकते हैं कि अगर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो करप्शन आ गया। एंड द सेकेंड थिंग इज, जो मैं आपको बताऊंगा, फिस्कल इम्बैलेंसेस। पाकिस्तान में फिस्कल इम्बैलेंसेस कैसे जनरेट हुआ। एंड जब फिस्कल इम्बैलेंसेस, करप्शन आ रहा है सिस्टम में, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ रहा है, तो इट्स लीड टू एनर्जी क्राइसिस ऑल्सो। एंड द फोर्थ थिंग इज, जो पाकिस्तान में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि पाकिस्तान में हमेशा से आर्मी का डोमिनेंस रहा है। तो हाउ दैट थिंग्स आर वर्सनिंग इन पाकिस्तान with how their government or a governance system is controlled by the Pakistan army, or we can say it a dictatorship of a military. So पहला पॉइंट, पाकिस्तान में होता गया है पॉलिटिकली जो इंस्टेबिलिटी आ जाती है। पाकिस्तान की जब भी जितनी भी सरकारें रही हैं तो वहाँ पे फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं रहा। तो फेयर एंड फ्री इलेक्शन ना रहने की वजह से वहाँ पे क्या रहा, आर्मी ने हमेशा से इंटरवीन किया किसमें, इलेक्शंस के टाइम। अब पपेट गवर्नमेंट रही, दे आर नॉट टेकिंग ए डिसीजन बाय देयर ओन, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट कि आर्मी को क्या बेनिफिट मिलेगा। अब पाकिस्तान का अगर आप आर्मी का बजट देखें तो बहुत हाई है, जितना उनको जरूरत नहीं है। बट अगर आर्मी के पास बजट जाता है तो उससे क्या हो रहा है सर, उससे बेनिफिट मिल रहा है किनको, आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनको, क्योंकि उनके कमीशंस रहते हैं। एंड आप देखो जितने भी आर्मी के पर्सन हैं सबके यूएस में, यूके में बहुत ज़्यादा फ्लैट्स हैं। एंड दे आर जस्ट व्हाट, दे आर ड्रेनिंग देयर रिसोर्सेज, ठीक है, एंड फॉरेन कंट्रीज में उनके इन्वेस्टमेंट हो रही है। तो दैट इज द थिंग सर। आपको क्या लगता है सर इसमें? देखिए, वैसे तो मैंने इस टॉपिक में ज़्यादा क्या मैं कहूँगा कि बहुत ही कम स्टडी की है इस टॉपिक के बारे में मैंने। पर जैसा कि आपने इसको इनकलकेट किया है, मैं यही इस चीज़ से समझ पा रहा हूँ कि जो
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बजट है अगर वो इम्बैलेंस्ड है, सो इससे इकोनॉमिक क्राइसिस तो डेफिनेटली आनी ही है, क्योंकि एक तरफ आप एक सेक्टर को बहुत मजबूत बना रहे हैं एंड अगेन वो सेक्टर सिर्फ उस बजट को अपने ओन बेनिफिट कंजम्पशंस के लिए यूज़ कर रहा है। जैसे कि आपने बताया कि अगर उनके आर्मी ऑफिसर्स की अगर प्रॉपर्टी की बात करें तो दे हैव प्रॉपर्टीज़ इन यूके एंड यूएस, राइट। सो आम जनता का पैसा लेके और उस बजट या उस पैसे का गलत इस्तेमाल करना ये डेफिनेटली लीड करेगा क्राइसिस को। सो यस, बट सर क्या ये जो सोर्सेज हैं ये आपने कहाँ से कलेक्ट की, मतलब जो ये सब चीज़ें हैं? सर सोर्सेज मैं डिस्क्रिप्शन में इस चीज़ के बारे में आपको दे दूंगा। चलिए, तो जो भी हम डिस्कशन करने वाले हैं उसको हम डिस्क्रिप्शन में सोर्सेज हम अपनी सब मेंशन कर देंगे। देयर इज सोर्सेज आर वेरी ऑथेंटिक एंड इवन इट इज ऑन अ यूएन वेबसाइट्स की। वो ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कभी कभी हमारे स्टूडेंट्स थोड़े स्केप्टिकल हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर। ये बात सच है कि हम लोग कहीं ना कहीं किसी सोर्सेज को एनालाइज करके ही कोई कंक्लूजन पे या किसी लेक्चर को डिलीवर करने में पहुंचते हैं, बट सम टाइम स्टूडेंट्स आर वेरी स्केप्टिकल, या कोई भी हो सकता है और ये पूछ लेता है कि सर सोर्सेज क्या रहेंगे आपकी। सो उसके बारे में आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग विल बी अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ। जी सर, आगे बढ़ाते हैं। एंड जैसा आपने हेमंत सर पॉइंट रेज किया कि इम्बैलेंसेस हो रहा है बजट का, सो मैं यहाँ पे एक दो चीज़ें और मेंशन करना चाहूँगा, इसी पॉइंट को फर्दर एलोबरेट करना चाहूँगा दैट इन एवरी सोसाइटी और इवन एनी कंट्री और पर्सनली हम लोग देखें तो हम लोग क्या कर रहे होते हैं, ट्रेड ऑफ कर रहे होते हैं। ट्रेड ऑफ मीन्स कि अगर एक चीज़ लेंगे तो दूसरी हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी। सो इट्स वेरी बेसिक इकोनॉमिक्स जहाँ पे हम लोग ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि ट्रेड ऑफ बिटवीन बटर एंड और वी कैन से दैट ब्रेड एंड गर। Okay. So if government is go for a bread, like for a society's welfare scheme, so government have to sacrifice some portion of to a budget expenditure on military and army guns and weapons. So this kind of a thing. वहाँ पे जहाँ पे education कम है, literacy बहुत कम है, and हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है, और उसके बाद अगर हम बहुत ज़्यादा आर्मी पे बजट एक्सपेंडिचर को बढ़ाएं तो डेफिनेटली सर इट्स लीड टू अ कोलैप्स ऑफ गवर्नमेंट, जो पाकिस्तान की आज की सिचुएशन देख रहे हैं। जी सर, मेरा ना एक स्टार्टिंग से थोड़ा सा ना डाउट रहा है। जैसे बंटवारे के बाद अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास भी कोई कम रिसोर्सेज नहीं थी, बट मुझे कभी कभी ये भी लगता है कि वो उतने लेवल पे रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हो पाई। जैसे अगर आप उनका टूरिज्म देखें, सो दे हैव वेरी गुड लोकेशंस जो एक्चुअली अगर हम देखें तो इंटरनेशनल टूरिज्म को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बट यू सी उस लोकेशन का कभी उन्होंने वो पोटेंशियल यूटिलाइजेशन किया ही नहीं है। सो क्या ये भी एक कारण हो सकता है क्राइसिस का, मतलब? या डेफिनेटली सर, क्योंकि देखिए आज की डेट में जो उनकी छवि बनी हुई है वो एक ऐसी छवि है कि कोई भी आदमी टूरिज्म के नाम पे तो वहाँ जाना पसंद नहीं करता है, ठीक है। और उसी वजह से मुझे लगता है कि कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी शायद वहाँ नहीं आता, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट की वो जो सिक्योरिटी सपोर्ट सिस्टम वो शायद कहीं ना कहीं वो वीक है। या सर डेफिनेटली सर, इवन आप यूएस में जो अटैक हुआ था टेररिस्ट, वहाँ के जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को डिमोलिश किया था, सर आप देखिए ना वहाँ पे उसामा बिन लादेन का जो वो अफगानिस्तान में अमेरिका वाले सर्च कर रहे थे, मिला कहाँ पे? पाकिस्तान में। सो आप एक टेररिस्ट स्पॉन्सर स्टेट है, रोग स्टेट है, हमारी कंट्री के लिए सफरिंग है, और हमारे लिए तो बाद में सफरिंग है। वी आर इनफ कैपेबल, अवर आर्मी एंड अदर फोर्सेज आर कैपेबल टू हैंडल दिस काइंड ऑफ टेररिज्म एंड आई एम वेरी कॉन्फिडेंट ऑन इट। बट आप अपनी कंट्री के लिए देखिए ना, आपने वहाँ पे कितना ज़्यादा अटैक्स हो रहे हैं। वहाँ पे स्कूल में वहाँ के आर्मी स्कूल में एक बार अटैक हुआ, स्टूडेंट्स मरे, मॉस्क में अटैक हुए। आप अगर समवन सेट की अगर आप बैकयार्ड में अगर आप सांप पाल रहे हैं सोच के कि दूसरे को काटेंगे तो आपको भी काटेंगे। तो दैट इज अ थिंग हैपनिंग इन पाकिस्तान। टेरर स्पॉन्सरशिप जिस तरीके से पाकिस्तान कर रहा है तो उससे उसका भी कोलैप्स हो रहा है, ठीक है। एंड जैसा आप कह रहे थे कि टूरिज्म सेक्टर्स का, सर उनकी अगर आप देखें पंजाब प्रोविंस जो पाकिस्तान वाला पंजाब है जी, वहाँ की सर फर्टाइल लैंड है, वहाँ की इंडिया के जैसे पंजाब वाला प्रोविंस है वही वाला उधर का पोर्शन है, और बहुत ज़्यादा उनकी फर्टाइल लैंड है। स्टिल नाउ दे डू नॉट हैव अ व्हीट for their own population, and we
हैड द सेम सिचुएशन अर्ली, ठीक है, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन किया, वहाँ पे क्या हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। एंड राइट नाउ दे आर इन द सिचुएशन जहाँ उनके पास फिजिकल इम्बैलेंसेस हैं, ठीक है, जहाँ पे उनके पास इंपोर्ट करने के लिए इतने डॉलर्स नहीं है, ठीक है, एंड दे डू नॉट हैव अ फीड टू देयर ओन पॉपुलेशन। तो कहीं ना कहीं सर पॉलिसीज मेकिंग में, एंड एज आई सेड अर्ली कि पाकिस्तान में हमेशा से एक आर्मी का कंट्रोल रहा है, एंड पाकिस्तान नीड सम काइंड ऑफ अ फ्रीडम रेवोल्यूशन जहाँ पे उनको आज़ादी की मांग रखनी पड़ेगी उनकी आम जनता को, जब जाके सर हम एक स्टेबल, सिर्फ मैं ये नहीं देख रहा कि पाकिस्तान स्टेबल रहे, अगर पाकिस्तान स्टेबल है तो कहीं ना कहीं इंडिया स्टेबल रहता है, एंड अफगानिस्तान वाला रीजन होता है, उसी पूरे एरिया में प्रॉस्पेरिटी आएगी। लाइक वी कैन थिंक फ्रॉम दैट कि आप यूरोपियन यूनियन को देखो, वहाँ पे पासपोर्ट्स और बस नॉर्मल यू नीड डू नॉट नीड वेरी डॉक्यूमेंट्स, एंड आप इजीली आ जा सकते हैं, एंड वहाँ पे जाके आप अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, एंड वहाँ से अर्न कर सकते हैं, फिर अपनी कंट्री में जा सकते हैं। तो दैट इज़ द थिंग, इंडिया और पाकिस्तान एंड इवन अफगानिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ सब पे इतनी प्रॉस्पेरिटी होनी थी। अब अगर हम अपने रिसोर्सेज को सिर्फ आर्मी में ही बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते रहेंगे तो हम एजुकेशन सेक्टर एंड अदर सेक्टर्स में कंप्लीटली इग्नोर कर देंगे। सो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस ब्रॉड माइंडेडनेस से देखना पड़ेगा। बट आई हैव गोन थ्रू देयर लिटरेचर्स ऑल्सो, they are very communal, and they टॉक अबाउट लॉट ऑफ थिंग्स